मध्य प्रदेश परीक्षा धाम आपके लिए लाए हैं स्पेशल ऑफर। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की सभी बुकलेट्स मध्य प्रदेश में कहीं भी न्यूनतम मूल्य पर अब आप कुरियर द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन 220 रुपये, मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ 220 रुपये, विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट 7 के साथ 70 रुपये के साथ में आप घर बैठे कुरियर चार्जेस 40 रुपये के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा कॉम्बो पैक में आप प्राप्त करेंगे MPG के और यूनिट 7 290 रुपये प्लस 40 रुपीज़ कुरियर चार्जेस, मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ और यूनिट 7 के साथ 290 रुपये 40 रुपये कुरियर चार्जेस के साथ में। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्हें घर बैठे कुरियर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीवा पन्ना के पठार की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 1 में इसी अध्याय 4 जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन भाग 1 को देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमने मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा के पठार को देखा था। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत शुरुआत करेंगे रीवा पन्ना के पठार के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें इसकी स्थिति की तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। आप जानते हैं इसकी स्थिति मैंने आपको नक्शे में दिखाई थी, मैप में। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके पश्चात जिक्र आता है स्थिति के बाद क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। अगर बात करें इसके निर्माण की तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। फिर बारी आती है संबंधित प्रमुख जिलों की, तो उसमें नाम आता है रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह का। इसके पश्चात जलवायु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है रीवा पन्ना के पठार पर जलवायु। फिर जिक्र आता है वन का, तो इस क्षेत्र के वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करें तो टोंस, केन, बीहड़, महाना, बिछिया आदि यहाँ की नदियाँ हैं। इसके पश्चात फसल की बात करते हैं। गेहूँ, चावल और तिल प्रमुख फसलें हैं। और खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, गेरू और हीरा यहाँ के खनिज हैं। विशेष बात यहाँ की ये है कि इसे विंध्यान कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना चोटी 752 मीटर दमोह जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जब भी मैं आपसे किसी क्षेत्र का नाम लेता हूं तो मेरी आपसे यही अपेक्षा रहती है कि आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, यदि आपने उस क्षेत्र को देखा है मैप में, तो आप उसे स्मरण कर लें। ऐसा करने से आपको तथ्य लंबे समय तक के लिए याद रहेंगे। उदाहरण के लिए, जब मैंने आपसे कहा रीवा पन्ना का पठार, तो आपको नक्शे में याद आ जाना चाहिए कि हमने कहाँ पर रीवा पन्ना का पठार देखा है। इसी आशा के साथ कि आपको बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नर्मदा घाटी की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है नर्मदा घाटी। इसके विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके पश्चात बात करें इसके क्षेत्रफल की तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का यह 26% है। इसके बाद जिक्र आता है इसके निर्माण का, तो इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है।
इससे संबंधित प्रमुख जिलों पर अगर हम बात करें तो नाम आता है जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर और रायसेन का। इसके पश्चात बात करते हैं जलवायु की, तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। फिर बात करते हैं वर्षा की, तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। नदियों की बात करें तो नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। वहीं पर बात करें वन की, तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि प्रमुख वन कहलाते हैं। फिर जिक्र आता है मिट्टी का, तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर फसलों की बात करें तो इसके पश्चिम में कपास और मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। वहीं पर बात करें खनिज की, तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि प्रमुख खनिज हैं। विशेष बात यह है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी नर्मदा घाटी क्षेत्र को कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। इसके बाद अब चर्चा करते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। इसके 3 हिस्से आप देख सकते हैं। पश्चिमी श्रेणी जिसमें जिक्र आता है राजपीपला, इसका विस्तार गुजरात तक है, गुजरात व मध्य प्रदेश। फिर जिक्र आता है मध्य श्रेणी का, महादेव से लेकर इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक है। फिर अंत में पूर्वी श्रेणी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें मैकाल श्रेणी से विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। अगर बात करें इसकी स्थिति की, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। इसका विस्तार 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो मध्य प्रदेश का लगभग 11% है। अगर जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडा। निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी है। वर्षा की बात करें तो पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहीं जिक्र आता है नदियों का, तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा और बावनथड़ी है। मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र में छिछली काली व लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। फिर जिक्र आता है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार का। इसकी स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में यह स्थित है। वह इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 7% है। निर्माण की बात करें तो आद्य महाकल्प के शैल समूहों से इसका निर्माण हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा और शहडोल हैं। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। बात करें वर्षा की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही कहलाता है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियों की बात करें तो सोन, जोहिला, बनास, गोपत आदि यहाँ की नदियाँ हैं और मिट्टी लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। एक कॉलम में प्राकृतिक क्षेत्र हैं और दूसरे में प्रमुख फसल। बघेलखंड का पठार चावल, मालवा का पठार यहाँ की प्रमुख फसल सोयाबीन और गेहूँ, सतपुड़ा का पठार मक्का, मध्य भारत का पठार सरसों, बुंदेलखंड गेहूं और तिल और नर्मदा घाटी के पठार की प्रमुख फसलें गेहूं, गन्ना और दाल है। इसके पश्चात एक नज़र डालते हैं प्राकृतिक विभाजन पर फटाफट। इसके अंतर्गत 6 कॉलम दिए हैं। प्राकृतिक क्षेत्र, क्षेत्रफल, मिट्टी की अधिकता, प्रमुख फसल, प्रमुख नदियाँ
और विशेष। सबसे पहले बात करें मालवा के पठार की, तो इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल की 28% है। और मिट्टी की अधिकता की बात करें तो यहाँ काली मिट्टी अधिकता में पाई जाती है। प्रमुख फसल है मालवा के पठार की सोयाबीन। प्रमुख नदियाँ चंबल, माही, छिपरा और पार्वती। विशेष बात है कि मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। इसके पश्चात बारी आती है मध्य भारत के पठार की, तो इसमें बात करें तो इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 10.68% है। मिट्टी की अधिकता की बात करें तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। प्रमुख फसल है यहाँ की सरसों। याद रखिए, हम मध्य भारत के पठार की बात कर रहे हैं। प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, सीप और सिंध। विशेष ये है कि इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। इसके पश्चात बारी आती है बुंदेलखंड के पठार की। इसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल के 7.7% है। और मिट्टी की अधिकता की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ की प्रमुख फसल की तो वो गेहूँ और तिल है। प्रमुख नदियों की बात करें तो केन, बेतवा और जामनी है। और विशेष बात यह है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इसके पश्चात बुंदेलखंड के पठार के बाद बारी आती है रीवा पन्ना के पठार की। इसका क्षेत्रफल 10.38% है। यहाँ पर मिट्टी की अधिकता मिश्रित मिट्टी है जिसकी अधिकता पाई जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूँ और चावल हैं। और प्रमुख नदियों की बात करें तो केन और टोंस है। विशेष ये है कि जबेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। इसके पश्चात बारी आती है नर्मदा घाटी की। इसका क्षेत्रफल 26% है। मिट्टी की अधिकता की बात करें तो जलोढ़ और गहरी काली मिट्टी है। प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं, दलहन और गन्ना। प्रमुख नदियां नर्मदा और तवा है। विशेष ये है कि सबसे निचला प्राकृतिक स्थल है। इसके पश्चात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 11% है। लेटेराइट, छिछली और काली मिट्टी यहाँ की अधिकता में पाई जाने वाली मिट्टी है। और प्रमुख फसलों की बात करें तो नाम आता है मक्का का। प्रमुख नदियाँ दूधी, देनवा और शक्कर है। विशेष है प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। इसके बाद नाम आता है बघेलखंड के पठार का। क्षेत्रफल की बात करें तो यह 7% है। मिट्टी की अधिकता की बात करें तो यहाँ लाल और पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। प्रमुख फसल है चावल। प्रमुख नदियाँ हैं सोन और बीहड़। विशेष है प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। उम्मीद है आपको इस वीडियो द्वारा प्रदत्त जानकारी समझ में आई होगी और यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ में, ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। आपसे पुनः जल्द ही मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।